नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। फिर प्रोफेसर ने नाश्ता और चाय लिया। रीमा बगल में ही बैठी थी पहले की तरह और आदतन टेबल पर पोर्टेबल 2-in-1 में गाना भी बज रहा था। रीमा बोली, आजकल आपको ज़्यादा ही रोमांटिक गाने सुनने लगे हैं। कमला मैडम के समय से नहीं थे। उन्होंने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अभी तुमने मेरा रोमांस देखा कहाँ है? रीमा बोली, वह भी देख लूँगी समय आने पर। फिलहाल कुछ पैसे दीजिए राशन पानी वगैरह के लिए। प्रोफेसर ने 500 के 2 नोट उसे देते हुए कहा, इसे रखो, खत्म होने के पहले ही और मांग लेना। हाँ, कोई और भी ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। रीमा बोली, जान की बेटी के लिए कुछ किताबें और कपड़े चाहिए थे। उन्होंने 2000 रुपये का नोट उसको देते हुए कहा, जानकी की पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, आगे उसकी चिंता मत करना। कुछ देर बाद रीमा बोली, मैं आपका खाना पीना दोनों टाइम का रखकर ज़रा जल्दी जा रही हूँ, बेटी के लिए खरीदारी करनी है। प्रोफेसर ने कहा, जाओ, पर एक बार गले तो मिल लो। और हाँ, मैडम की अलमारी से 1-2 अपनी पसंद की साड़ियाँ ले लो, अब तो यहाँ इसको पहनने वाला कोई नहीं है। रीमा ने अलमारी में से 2 अच्छी साड़ियाँ और मैचिंग पेटीकोट निकाले, फिर उनसे गले मिलकर चली गई। अगले दिन रीमा कमला के कपड़े पहनकर आई थी। सुबह का नाश्ता पानी हुआ। पहले की तरह फिर उसने लंच भी बनाकर रख दिया और अब फ्री थी। प्रोफेसर बेडरूम में लेटे लेटे अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे। उन्होंने रीमा से 2 कॉफ़ी लेकर बेडरूम में आने को कहा। दोनों ने साथ ही बेड पर बैठे बैठे कॉफ़ी पी थी। इसके बाद प्रोफेसर ने उसे बाहों में जकड़कर पहली बार किस किया और कुछ देर दोनों आलिंगनबद्ध थे। उनके रेगिस्तान जैसे तपते होठ एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। दोनों के उन्माद चरम सीमा लांघने को तत्पर थे। रीमा ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसे भी वर्षों बाद मर्द का इतना सामीप्य मिला था। अब रीमा घर में गृहिणी की तरह रहने लगी थी। कमला के जो भी कपड़े चाहिए थे उसे इस्तेमाल करने की छूट थी। ड्रेसिंग टेबल से पाउडर क्रीम जो भी चाहिए वह लेने के लिए स्वतंत्र थी। कुछ दिनों बाद नवल बेटे का स्काइप पर वीडियो कॉल आया। रीमा घर में कमला की साड़ी पहने थी। प्रोफेसर की बहू रेखा ने भी एक ही झलक में सास की साड़ी पहचान ली थी। औरतों की नज़र इन सब चीज़ों में पैनी होती है। रीमा ने उसे नमस्ते भी किया था। रेखा ने देखा कि रीमा और उसके ससुर दोनों पहले की अपेक्षा ज़्यादा खुश और तरोताज़ा लग रहे थे। बात खत्म होने के बाद रेखा ने अपने पति नवल से कहा, तुमने गौर किया, रीमा ने मम्मी की साड़ी पहनी थी और पहले की तुलना में ज़्यादा खुशमिजाज व सजी संवरी लग रही थी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नवल बोला, तुम औरतों को स्वभाव ही शक करने का होता है। पापा ने मम्मी की पुरानी साड़ी उसे दे दी तो इसमें क्या गलत है? और पापा खुश हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है ना? इतना ही नहीं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, घर में पापा लैपटॉप लेकर जहाँ जहाँ जा रहे थे रीमा भी उनके साथ थी। मैंने मम्मी की ड्रेसिंग टेबल भी सजी हुई देखी है। रेखा बोली। नवल बोला, पिछले 2-3 सालों से पापा मम्मी की बीमारी से और फिर उनकी मौत से परेशान थे। अब थोड़ा सुकून मिला है तो उन्हें भी ज़िंदगी जीने दो। प्रोफेसर और रीमा का रोमांस अब बेरोक टोक की दिनचर्या हो गई थी। अब बेटे बहू का फ़ोन या स्काइप कॉल आता तो वे उनसे बातचीत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे और जल्दी ही कॉल समाप्त कर देना चाहते थे। इस बात को नवल और रेखा दोनों ने महसूस किया था। कुछ दिनों बाद बेटे ने पापा को फ़ोन कर स्काइप पे वीडियो पर आने को कहा और फिर बोला, पापा थोड़ा पूरा घर दिखाइए, देखें तो मम्मी के जाने के बाद आप घर ठीक ठाक है कि नहीं। प्रोफेसर ने पूरा घर घूमकर दिखाया और कहा, देखो, घर बिल्कुल ठीक ठाक है, रीमा सब चीज़ों का ख्याल ठीक से रखती है। नवल बोला, हाँ पापा, वह तो देख रहे हैं, अच्छी बात है। मम्मी के जाने के बाद अब आपका दिल लग गया घर में। जब प्रोफेसर कैमरे से पूरा घर दिखा रहे थे तब बेटे बहू दोनों ने रीमा को मम्मी की दूसरी साड़ी में देखा था। इतना ही नहीं, बेड पर भी मम्मी की एक साड़ी बिखरी पड़ी थी। तब रेखा ने नवल से पूछा, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? मुझे तो दाल में काला नज़र आ रहा है। नवल बोला, हाँ, अब तो मुझे भी कुछ शक होने लगा है, खुद जाकर देखना होगा तभी तसल्ली मिलेगी। इधर कुछ दिनों के लिए रीमा की बेटी किसी रिश्तेदार के साथ अपने ननिहाल गई हुई थी। तब दोनों ने इसका भरपूर लाभ उठाया था। पहले तो रीमा डिनर टेबल पर सजाकर शाम के पहले ही घर चली जाती थी। प्रोफेसर ने कहा, जानकी जब तक ननिहाल से लौटकर नहीं आती है तुम रात को भी यहीं साथ में खाना खाकर चली जाना।
आज रात 8 बजे की गाड़ी से जानकी लौटने वाली थी। रीमा ने उसे प्रोफेसर साहब के घर ही आने को कहा था क्योंकि चाबी उसी के पास थी। इधर नवल ने भी अचानक घर आकर सरप्राइज चेकिंग करने का प्रोग्राम बनाया था। उसकी गाड़ी भी आज शाम को पहुंच रही थी। अभी 8 बजने में कुछ देर थी। प्रोफेसर और रीमा दोनों घर में अपना रोमांस कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने कहा, रुको, मैं देखता हूँ, शायद जानकी होगी। और उन्होंने लुंगी की गांठ बांधते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे को खड़ा पाया। कुछ पलों के लिए दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर उन्होंने नवल को अंदर आने को कहा। तब तक रीमा भी साड़ी ठीक करते हुए बेडरूम से निकली, जिसे नवल ने देख लिया था। रीमा बोली, आज दिन में नहीं आ सकी थी तो शाम को खाना बनाने आई हूँ। थोड़ी देर हो गई है, आप दोनों चलकर खाना खा लें। खैर, बाप बेटे दोनों ने खाना खाया। तब तक जानकी भी आ गई थी। रीमा अपनी बेटी के साथ लौट गई थी। रात भर नवल को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। अब उसको भी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया था। अगले दिन सुबह जब प्रोफेसर साहब मॉर्निंग वॉक पर गए थे, नवल ने उनके बेडरूम का मुआयना किया। उनके बाथरूम में गया तो देखा कि बाथटब में एक ब्रा पड़ी थी और मम्मी की एक साड़ी भी वहाँ हैंगर पर लटक रही थी। उसका खून गुस्से से खौलने लगा था। उसने सोचा, यह तो घोर अनैतिकता हुई और मम्मी की आत्मा से छल हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा, पापा से खरी खरी बात करेगा। रीमा तो सुबह बेटी को स्कूल भेजकर 8 बजे के बाद ही आती थी। उसके पहले जब प्रोफेसर साहब वॉक से लौट कर आए तो नवल ने कहा, पापा आप मेरे साथ इधर बैठिए, आपसे ज़रूरी बात करनी है। वे बैठ गए और बोले, हाँ बोलो बेटा। नवल बोला, रीमा इस घर में किस हैसियत से रह रही है? आपके बाथरूम में ब्रा कहाँ से आई और मम्मी की साड़ी वहाँ क्यों है? मम्मी की साड़ियों में मैंने और रेखा दोनों ने रीमा को बार बार स्काइप पर देखा है। मम्मी की ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप के सामान क्यों पड़े हैं? इन सब का क्या मतलब है? प्रोफेसर साहब को बेटे से इतने सारे सवालों की उम्मीद न थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब नवल ने गरजते हुए कहा, पापा बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि रीमा सिर्फ काम वाली ही नहीं है, वह मेरी मम्मी की जगह लेने जा रही है। प्रोफेसर साहब तैश में आ चुके थे। उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में कहा, तुम्हारी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता है, पर क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? नवल बोला, यह तो हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप हमारे यहाँ आकर मन लगाएं। पोता पोती और बहू, हम सब आपको खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। भूखा रहकर कोई खुश नहीं रह सकता है, वे बोले। नवल बोला, आपको भूखा रहने का सवाल कहाँ है? प्रोफेसर साहब बोले, खुश रहने के लिए पेट की भूख मिटाना ही काफ़ी नहीं है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी मर्द हूँ। तुम्हारी माँ लगभग पिछले 3 सालों से बीमार चल रही थी। मैं अपनी इच्छाओं का दमन करता रहा हूँ, अब उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी नहीं चाहिए और मैंने किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। जो हुआ दोनों की सहमति से हुआ है। एक ही सांस में इतना कुछ बोल गए वे। नवल बोला, इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वह सही है, पर 70 साल की उम्र में यह सब शोभा नहीं देता। प्रोफेसर साहब बोले, तुम्हें जो भी लगे, जहाँ तक बुढ़ापे का सवाल है, मैं भी अपने को बूढ़ा नहीं महसूस करता हूँ। मैं अभी भी बाकी जीवन उन्मुक्त होकर जीना चाहता हूँ। नवल बोला, ठीक है, आप हम लोगों की तरफ से मुक्त हैं। आज के बाद हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और नवल ने अपना बैग उठाया, वापस चल पड़ा। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। नवल दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल पड़ा था। रीमा आई थी। वह कुछ पलों तक बाहर खड़े खड़े नवल को जाते देखते रही थी। तब प्रोफेसर साहब ने हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उसे बाहों में कसकर जकड़ लिया और कहा, आज मैं आज़ाद हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।